हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसमें यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ा रहा था। यूनिट 4 में कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूवियल भूआकृतियाँ, नदियों द्वारा निर्मित भूआकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, मतलब एक दो आकृतियाँ हैं जो हम लोग को पढ़ना है, जो कि नदियों द्वारा निर्मित हैं। फिर इसके बाद हम लोग कास्ट भूआकृतियाँ पढ़ेंगे, यानी चूना पत्थर के क्षेत्रों में जल द्वारा बनी भूआकृतियों के बारे में। भूमिगत, इसको बोलते हैं भूमिगत जल द्वारा बनी आकृतियाँ, यानी कि जब जल जो है ज़मीन के अंदर चलता है तो अंदर भी कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नदियों द्वारा निर्मित भूआकृतियों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग कास्ट भूआकृतियाँ पढ़ेंगे। नदियों द्वारा निर्मित भूआकृतियों में आज है पहला प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, इसको नेचुरल लिप्स कहते हैं। आगे बढ़ने, जब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो विसर्प का निर्माण करती हैं, गोपुर झील का निर्माण करती हैं, वो हमने कल बताया ही था आपको। अब आगे बढ़ती हैं, तो जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के क्रम में नदियाँ अपने साथ लाए बड़े बड़े अवसादों को किनारों पर निक्षेपण करती रहती हैं, मतलब जमा करती रहती हैं, तो एक बांध रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है रेड के बीच में, ये प्राकृतिक तटबंध है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो भी चीज़ लाती हैं, जो भी अवसाद, ईंट, पत्थर, मिट्टी, कचड़ा जो भी लाती हैं, वो सब जमा करती रहती हैं किनारों पे, तो इसी से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है। तो यही है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव्स। ये देखिए तटबंध यहाँ पे दिखा है, यही तटबंध है। ये देखिए ऐसे ऐसे चला गया है, इधर भी ऐसे। अब अगला है बाढ़ के मैदान का भी निर्माण करती हैं, यानी नदियाँ अपने साथ जो पानी लाती हैं, जो मिट्टी लाती हैं, उससे बाढ़ का मैदान भी निर्मित होता है। अत्यधिक अवसादों के कारण, अत्यधिक अवसाद मतलब उसमें अधिक ज़्यादा मिट्टी, ईंट, पत्थर, कंकड़ हैं, तो उसी को अधिक अवसाद बोलते हैं। इसके कारण जब नदी अपने साथ लाए गए अवसादों का अपने तल पर ही निक्षेपण करने लगती है, तो नदी मार्ग अवरुद्ध होने के कारण नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है एवं अवसादों का जमाव होता रहता है। इससे निर्मित समतल एवं चौरस मैदान को बाढ़ का मैदान कहते हैं। सीधी सी बात है, मान लीजिए ये कोई नदी है, तो ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा अवसाद लाई है, तो अवसाद ये किनारों पे नहीं जमा करेगी, अब बीच में ही जमा कर देगी, और अवसाद ऐसे बीच में ही जमा करेगी और नदी का पानी ऐसे फैल जाएगा चारों तरफ, क्योंकि बीच में अवसाद जमा हो गया, ईंट, पत्थर, कूड़ा, करकट, कंकड़ सब जमा हुआ है, मिट्टी वगैरह, तो नदी ऐसे फैल जाएगी और चारों तरफ इसका पानी फैल जाएगा, तो एक प्रकार से मैदान का निर्माण हो जाएगा, समतल मैदान, और इसी को हम लोग बाढ़ का मैदान कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अत्यधिक अवसादों के कारण जब नदियाँ अपने साथ अवसादों का अपने तल पर ही निक्षेपण करने लगती हैं, अपने तल पर ही, यानी अपनी गहराई में ही निक्षेपण करने लगती हैं, और नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अब चूँकि आगे का मार्ग रुक गया और नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, अवसादों का जमाव होता रहता है, तो इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नए अवसादों का जमाव होता रहता है। अब ये कुछ घाटियाँ दी हुई हैं, इनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे शिकारी घाटी कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है। ब्लैकवुड घाटी है, इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं। हैप्पी घाटी हांगकांग में है। बटरफ्लाई घाटी ये भी हांगकांग में। चितवन घाटी नेपाल में। बालिम घाटी पापुआ न्यू गिनी में। ब्लैकवुड घाटी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये अलग से दिया हुआ है। फिर यहाँ भी है, जैसे राजाओं की घाटी मिस्र में, पंजशीर की घाटी अफ़गानिस्तान में, स्वात घाटी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, हुंजा घाटी गिलगित बाल्टिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में, कापर्टी घाटी न्यू साउथ वेल्स में, मृत घाटी कैलिफोर्निया में, संजुआन घाटी कैलिफोर्निया, रैबिट घाटी कोलोराडो, और किंग घाटी, ग्रैंड घाटी, ये भी सब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये आप देख सकते हैं। सेक्रेड घाटी पेरू में है। कंगारू घाटी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ये टॉपिक्स आपके अलग दिया हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने बुक में था तो मैंने कहा थोड़ा बता देता हूँ।
अब हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। अब नदी पर्वत से निकलकर मैदान में प्रवेश की और मैदान में प्रवेश करते करते अब धीरे धीरे वो कहाँ जा रही है, वो सागरों की तरफ बढ़ रही, यानी समुद्र की ओर बढ़ रही है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं वहाँ इनका वेग अत्यधिक कम हो जाता है। यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक होता है, जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं, जो अपनी स्वरूपीय विशेषता के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। अब डेल्टा भी कई प्रकार का होता है, जैसे चापाकार डेल्टा, नील गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है वो चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा, और वृक्षाकार डेल्टा, इब्रो नदी का डेल्टा। अब इसको समझ लीजिए क्या है थोड़ा सा। जैसे जब नदियाँ समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो समुद्र के आसपास जब पहुंचती हैं तो इनका वेग बहुत कम हो जाता है, वेग बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए कोई नदी है, इसमें मान लीजिए पानी है, मान लीजिए ये जो नीले कलर का है ये पानी है, और यहाँ में मान लीजिए समुद्र है। अब नदी जब यहाँ पे आती है तो इसके साथ जो भी ईंट कंकड़ पत्थर रहते हैं वो यहाँ पे सब गिरा देती है, यहीं पे छोड़ देती है, यानी समुद्र के किनारे ही, समुद्र में मिलने से पहले ही ये उन सारे अवसादों को छोड़ देती है। मान लीजिए ये अवसाद हैं, ऐसे यहाँ सब अवसाद हैं। अब नदी जो है कैसे बहेगी, अब बीच बीच में अवसाद हैं तो नदी की धाराएं ऐसे अलग अलग हो जाती हैं, ऐसे ऐसे नदी की धाराएं अलग अलग हो जाती, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो बहुत ही आसान है, यानी कि जब नदियाँ अपना मुहाना बनाती, मुहाना का मतलब समुद्र में मिलने से पूर्व, तो वहाँ पर नदियाँ कई भागों में कई धाराओं में बहने लगती हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। अवसादों के जमा होने के कारण नदियाँ कई भागों में बहने लगती हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, ये देखिए ये नदी आई, फिर यहाँ कई धाराओं में बहने लगी ऐसे ऐसे। अब ये देखिए यहाँ अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, बस टाइप्स अलग अलग दिए हैं। जैसे यहाँ कई प्रकार के हैं, चापाकार, पंजाकार, द्रुमाकृतिक यानी वृक्षाकार का, तो ये आप देख लीजिए। ये जो बीच में मिट्टी टाइप का है ये सब अवसाद हैं। अब ज्वारनदमुख, कुछ नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं, यानी कि जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, अमेजन नदी, खासकर जैसे भारत में अगर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं, ये डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं, ये बिना डेल्टा बनाए गिर जाती हैं, तो इसको ज्वारनदमुख कहते हैं। और जितनी पूरब की तरफ बहती हैं, चाहे गंगा हो जाए, यमुना हो जाए, ब्रह्मपुत्र हो जाए, कावेरी, गोदावरी हो जाए, कृष्णा हो जाए, ये सब नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं, सॉरी ये सब डेल्टा बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, ये ज्वारनदमुख बनाती हैं। यानी ज्वारनदमुख का मतलब होता है जब नदियाँ खड़े ढाल के सहारे समुद्र में गिर जाएं, खड़े ढाल के सहारे ऐसे समुद्र में अपना पानी छोड़ दें, तो इसे ज्वारनदमुख कहते हैं। और जब नदियाँ आराम से धीरे धीरे समुद्र में मिलती हैं, कई धाराओं में बहकर ऐसे समुद्र में मिलती हैं, तो उसको डेल्टा कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है बस, मिलती दोनों हैं समुद्र में, मिलने का तरीका अलग अलग होता है। ज्वारनदमुख में डायरेक्ट नदियाँ खड़ी ढाल के सहारे समुद्र में गिरती हैं, और डेल्टा में नदियाँ धीरे धीरे मंद गति से जो है समुद्र में मिलती हैं, कई धाराओं में बटकर मिलती हैं। अब है नदी द्वीप। नदियाँ द्वीपों का भी निर्माण करती हैं, यानी रिवर आइलैंड। जब नदियों के कटाव या अवसादों के जमाव के द्वारा नदियों के मार्ग में स्थल खंड का निर्माण हो जाता है, तो उस स्थल भाग को नदी द्वीप कहते हैं। यानी जब नदियाँ अपने द्वारा लाए गए अवसादों को अपने बीच में ही जमा कर देती हैं, अपने गहराई में ही जमा करती जाती हैं, और धीरे धीरे वो ऊंचा हो जाता है,
और एक स्थल खंड का निर्माण हो जाता है, तो उसको नदी द्वीप कहते हैं। यानी मान लीजिए नदी है, ऐसे अपने साथ अवसाद लाई है और यहीं पे छोड़ दी है, यहीं पे जमा करती जा रही नदियाँ अपना, मान लीजिए नदी की धारा इधर बहने लगी, तो ये नदी द्वीप हो गया। नदी की धारा इधर भी बह रही है, इधर भी बह रही है, लेकिन बीच में जो है, ऐसे मान लीजिए नदी आई, बीच में अवसाद जमा किया, अब एक धारा इधर से बहने लगी, एक धारा इधर से बहने लगी, ऐसे नदी बह करके ऐसे फिर चली गई। लेकिन ये जो बीच में बन गया, ये नदी द्वीप बन गया। अब ये देखिए क्या लिखा है, अगर पढ़िए, नदी द्वीप के चारों तरफ से नदियों का बहाव निरंतर होता रहता है। तो वही चीज़ मैंने बताया, नदी ऐसे आई, ऐसे चली गई, बीच में टापू बन गया, तो नदियाँ चारों तरफ इसके बह रही हैं। अब जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली नदी द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी तरह अमेजन नदी के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। तो ये हो गया नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियाँ। मैंने पहले वीडियो में भी 4-5 आकृतियों के बारे में बताया, आज भी मैंने 4-5 आकृतियों के बारे में बताया। ज्वार नदमुख हो गया, नदी द्वीप हो गया, डेल्टा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है और चित्र भी बनाना है अगर एग्ज़ाम में आता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, या आप कह सकते हैं चूना पत्थर के द्वारा निर्मित आकृतियाँ। जैसे जब जो ज़मीन पर पानी बहता है तो कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी रिसता चला जाता है, यानी ज़मीन के अंदर रिस जाता है, सूख जाता है, तो ज़मीन के अंदर भी कहीं ना कहीं पानी हल्का हल्का बहता रहता है और उसके द्वारा कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। उसी को भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।